तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमारा जो आज का कंटेंट है जो हमने पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है नीट के PYQ 2000 से 2023 तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंटेंट जो आज का रहने वाला है, 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज की जो बात होगी वो डायरेक्ट PYQ पर होने वाली है और PYQ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस पर होगी, ठीक है। तो कंटेंट में अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक्स और कूलम लॉ से हम करेंगे क्वेश्चन जो आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके यूज से करेंगे। थर्ड वन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन एंड आफ्टर देन हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कूलम्स लॉ से या बेसिक्स भी कह सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक प्रोटॉन दिया है, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, कूलम्बिक भी हो सकता है। तो पूछ रहे हैं कि अगर इसको सेपरेट किया है कुछ डिस्टेंस से और जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो है 2.4 10 की पावर, ये जो आपकी वैल्यू है ये वाली रही, ठीक है। इसमें दिया है 2.4 10 की पावर 39, मतलब जो आर है हमारा वो है 2.4 इंटू 10 की पावर 39। आगे करें तो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होगा। तो आपको पता होगा जो दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है जी। और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा के M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जब आप इसको, सॉरी यहाँ के नहीं होगा, यहाँ पे जी होगा, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं कि एफ ई ओवर एफ जी जो होगा आपका वो हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो के ओवर जी जो है वो आपको निकालना है Q1 Q2 ओवर M1 M2, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब आपको यहाँ पर देखें क्या दिया है, रेशियो ऑफ, अच्छा फोर्स का दिया है, ये आर नहीं है, ये फोर्स का रेशियो है। तो ये वाली वैल्यू आपको दी है 2.4 10 की पावर 39 और के बाई जी तो आपको निकालना है। अब ऑब्वियस बात है आपको Q1 Q2 दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, प्रोटॉन का दिया है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज में सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है लेकिन मास दोनों का अलग अलग होता है। तो मास की वैल्यू रखिए, चार्ज की रखिए, के बाई जी की वैल्यू निकालिए, ठीक है। जब आप ये सारा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर 9.1 10 की पावर माइनस 31 रख लो और जो हमारा प्रोटॉन का मास है ये है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 22 रख लो। तो जैसे ही आप ये सब करेंगे बच्चों, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आप क्या देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है। वैल्यू इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आपकी अबाउट निकलेगी 1.4 10 की पावर 20। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ये निकलेगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के Q1 Q2 रखना था और आपका मास रखना था। अब इसमें कुछ कंसेप्ट आप देखिए, आप अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो एनसीईआरटी में आपको ये पता होगा कि जब भी दो चार्ज Q1 Q2 हैं तो एयर में जो इस पर फोर्स लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और वहीं बात करें अगर किसी मीडियम की, तो मीडियम में जो एप्सिलॉन लिख दिया मैंने, इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है बच्चों, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा, इसकी वैल्यू होती है के मतलब डायरेक्टिव कांस्टेंट या रिलेटिव परमिबिलिटी। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। तो जैसे आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो जो भी आपका एफ एयर है उसको आप के से डिवाइड कर दीजिए, मीडियम का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान में ये रखना, आप अगर एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.4 आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आप उसको रिमेंबर करिए क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। 10 की पावर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में 39 होता है और वहीं अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन की बारी होगी
तो एफ ई ओवर एफ जी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10⁻36। ठीक है, लगभग इसके इस ऑर्डर तक आपका निकल के आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू चार्ज ए एंड बी, दो चार्ज हैं ए एंड बी, और मान लीजिए एक चार्ज प्लस क्यू है, दिया है आपको प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू है, ये दो चार्ज हैं। कह रहे हैं प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन इज एफ। तो कुछ डिस्टेंस में रखा मान लो आर, तो इसके बीच में फोर्स लग रहा है एफ। कह रहे हैं कि इफ़ 25% चार्ज ऑफ ए, मतलब ए का 25, मतलब ये ए है पॉइंट, ये बी है, तो केस 2 आपसे कह रहे हैं, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। ऑब्वियस बात है वो फोर्स आपका होगा Q²/R। अब ए में क्या है, कह रहा है कि जो Q का 25% है, इसका मतलब है Q का 25% कितना हो जाएगा, ये ठीक Q/4। तो Q/4 जो चार्ज है बच्चों वो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गया। तो अब जब पहले वाले चार्ज से निकलेगा तो बचेगा कहाँ, कितना ए पर, तो ए पे बच जाएगा Q माइनस Q/4, तो ये हो जाएगा 3Q/4। और वही बात करते हैं अगर बी की, तो बी में चार्ज ऐड हो जाएगा, तो -Q प्लस Q/4, तो स्केलर क्वांटिटी है आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -3Q/4। तो जो नया आपका चार्ज का सिस्टम हो गया वो क्या हो जाएगा, 3Q/4 और -3Q/4। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, तो जो फोर्स होगा इस केस में, डिस्टेंस तो सेम ही है, कुछ डिस्टेंस की बात नहीं करी है, तो आप जो डिस्टेंस निकालेंगे वो आर ही रखेंगे, तो एफ हो जाएगा के रहने दीजिए, और Q², इन दोनों का देखो सेम चार्ज है, स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9/16 Q²/R²। अगर आप ध्यान से देखिए के भी है, Q² भी है, R² भी है, इसकी वैल्यू कितनी है, एफ है, तो एफ जो न्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9/16 एफ। तो इसका 9/16 एफ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर यही दिमाग लगाना है कि कितना % चार्ज आपका ट्रांसफ़र हुआ, और वो चार्ज ऐड होगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी पर अगर आप एक कंसेप्ट और देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक कंसेप्ट है, अगर आप उसको करना चाहें तो 1.5 आपका एग्जाम्पल है, उसको आप करिएगा। जनरली मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे इसके पास Q चार्ज है, ठीक है, और इसके पास भी Q चार्ज है, कोई दो बॉडी हैं, एक A है एक B है, दोनों के पास Q चार्ज है। मान लो एक अनचार्ज बॉडी है जिसमें चार्ज 0 है, कोई C बॉडी है, आपने इससे कांटेक्ट करवाया, किसी भी मीनिंग से आपने इसको कांटेक्ट करवाया, तो जो कांटेक्ट कराने के बाद इनको सेपरेट कराओगे, तो सेपरेट होने के बाद दोनों का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखो दोनों को ऐड करके AC बन जाएगा, तो AC का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। अगर आप इसको देखें टोटल चार्ज Q हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करके अगर अलग अलग करें ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज हो जाएगा इक्वली दोनों में, तो A और C के पास Q/2 पहुंच जाएगा। अब अगर आप इस C को इससे कराएं तो क्या होगा उस केस में, इन दोनों को देखिए, तो इन दोनों में BC बन जाएगा, और इसमें जो चार्ज टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 3Q/2, और इसको फिर अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 3Q/4 और 3Q/4। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये इसी कंसेप्ट से आप अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक चार्ज Q है जिसको प्लेस करा सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस पर फोर्स क्या है आपका, 0 है। तो मान लो कोई एक ये A है, इस पर चार्ज Q है, और यहाँ पर एक B है, इस पर चार्ज Q है। ठीक है, आपने बीच में कोई एक Q रखा, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2R है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे है तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो A पे निकालो, B पे निकालो, A और B पे कहीं पे भी निकालो, तो आपका फोर्स 0 आएगा। तो अगर हम B पे निकालें, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है चार्ज का, तो आपको B और A पे ही लगाना पड़ेगा कूलम्स लॉ। तो कितना हो जाएगा, F भैया अगर ये C पॉइंट है तो B पर C की वजह से प्लस B पर A की वजह से जो हमारा टोटल वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, फोर्स हो जाएगा, उसका सम क्या आ जाएगा,
उसका सम आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है आपसे कि भैया इक्विलिब्रियम हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ लगा देना है। तो जैसे ही आप कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी पे लगाएंगे तो आ जाएगा के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे लगाएंगे के क्यू क्यू ओवर आर आर, ये तो 2r² ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है कि मिड पॉइंट है। तो इसको आप सॉल्व करिए, के कट जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना, यहाँ पर बी सी पे तो आपका क्यू क्यू होगा और यहाँ पर आपका क्यू² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा -4q, और तो आपको q की वैल्यू निकालनी है छोटा, तो -q/4। ये बात आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी का एक हम कंसेप्ट आपको बताते हैं बच्चों, ताकि कोई क्वेश्चन आपका वहाँ से गलत ना हो। देखो, जब हमारा कोई भी इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि हमारा फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकता है, अगर कोई भी सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 0 हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम या कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपका जैसे दोनों लाइक चार्ज हैं, जैसे कि प्लस प्लस क्यू और प्लस क्यू है। ठीक है, अब मैं इसको ना अलग अलग कर लेता हूँ, +q1 है +q2 है। ठीक, तो अगर लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज में हमेशा जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो बीच में होगा। क्यों, ये इस पर कुछ फील्ड लगाएगा इधर को और ये कुछ इधर को लगाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर, तो इसके मैं अभी ज़्यादा डिटेल थ्योरी ना बता के मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर ये डिस्टेंस r है, मान लीजिए जो पॉइंट x है न्यूट्रल पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस r1 है, इसकी r2 है, तो हमारा जो r1 होगा ना बच्चों, वो कितना हो जाएगा, r/1 + √q2/q1। ये आप तभी लगाएंगे जब आपके पास लाइक चार्ज हैं। लाइक का मतलब है एक दूसरे को लाइक नहीं, एक ही नेचर है दोनों का। ठीक है, तो R1 निकल जाएगा तो फिर R माइनस R1 कर लो, R2 निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास लाइक चार्ज ना हो के अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज समझ रहे हैं आप, अनलाइक मतलब एक Q1 है और दूसरा -Q2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो इसमें न्यूट्रल पॉइंट होगा या जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो वहाँ होगा जिसका मैग्नीट्यूड आपको, देखो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अगर आपका ये कंडीशन हो रही है, दोनों का मॉड लेके देखिए, अगर Q1 छोटा आ रहा है बच्चों, तो Q1 छोटा आ रहा है मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमेशा लोअर साइड जो होगी हमारी, उस साइड होगा जहाँ पर लोअर साइड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। तो ये R है, मान लो ये R1 है। ठीक है, अब इस R1 को निकालने का तरीका ये है कि जो R1 हम निकालेंगे, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, R√, और नीचे जब लगाएंगे तो मॉड लेंगे आप Q2/Q1 -1। ठीक है, अगर हमारा Q2 छोटा होता तो हम क्या करते, Q2 की साइड अपना न्यूट्रल पॉइंट को शिफ्ट कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार हम जो कंसेप्ट न्यूट्रल वाला है इसको सिंपल पेंडुलम पे भी लगा के देखते हैं, अब ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो मान लीजिए बच्चों, ये हमारा एक फिक्स सरफेस है जिसमें ये मीन पोजीशन है। ठीक है, और ये आपका एक बॉब जो है ये मोशन में है, या आप बोल सकते हो सिंपल पेंडुलम की बॉब है जो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, अब ये ऑब्वियस बात है किसी एंगल थीटा से होगी और इस पर एक टेंशन टी लगेगा और लेंथ एल है। अगर ये थीटा होगा तो आप कह सकते हैं कि सर ये भी थीटा होगा, तो इधर अगर आप ब्रेक करेंगे टी कॉस थीटा होगा। अब जब ये ऑसिलेट करेगी तो इस पर एक फील्ड लगेगा एफ, और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई, या आप कह सकते हैं कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि इस पर कुछ चार्ज भी तो होगा। और इस साइड क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में, इस बार नहीं आए हैं, आएंगे जरूर। और नीचे को क्या लगता है, वेट लगता है, जिसको हम mg कहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा टच हो जाता है मैकेनिक्स। तो इक्विलिब्रियम जब आप लगाएंगे एफबीडी का, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएंगे वो हमारे ऊपर वाले नीचे के बराबर हो जाएंगे, और जो एफ हो जाएगा हमारा लेफ्ट वाला इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बराबर हो जाएंगे। अगर आप इसको पहला दे दें, इसको दूसरा दे दें, और फर्स्ट बाई सेकेंड डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इसको ना आप ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ।
अब जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू एफ ओवर एम जी। समझ रहे हैं? तो फोर्स पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भैया फोर्स कितना होगा, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। फोर्स होगा टेन थीटा इन टाइम्स एम जी। फोर्स के बाद आपसे चार्ज पूछा जा सकता है तो आप यहाँ पे क्यू ई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो पिथ वॉल हैं कैरिंग इक्वल चार्ज। ठीक है, और पूछ रहा है यहाँ पे फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें ना डायग्राम था तो इसमें डायग्राम टाइप वाले भैया ने मेरे हटा दिया, मुझे लग रहा है उनको मेहनत नहीं करी उन्होंने इस पे। इस टाइप के डायग्राम है इसमें एक। ठीक है, तो आर डिस्टेंसेस के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है वाई है। अब आपसे कह रहे हैं कि द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। ठीक है, ये आर डिस्टेंस है, ये टोटल यहाँ तक वाई डिस्टेंस है। कह रहे नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। जो भी हाइट थी इसको आपने क्या किया, सेकेंड केस में हाफ कर दिया। हाफ कर दिया मतलब ये थोड़ा नीचे कर दिया। ये एक मास था, ये एक मास था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर हो गई। और ये कितनी हो जाएगी? अब ये ऑब्वियस बात है, ये हो जाएगी y/2। ठीक है, कुछ मास होगा यहाँ पे m मान लो, ये m मान लो, कुछ चार्ज होगा q। इक्वल चार्ज लिखा है तो इसलिए मैं q एज्यूम कर रहा हूँ। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा, मतलब इसको करने में हमारा इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको एक रिलेशन निकाला था, अगर आपको याद आ गया, टेन थीटा इक्वल टू एफ ओवर एम जी। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुलम्स लॉ रख दीजिए। कुलम्स लॉ क्या होता है, केस वन के लिए अगर मैं लगाऊँ इसको, या आप नॉर्मली कुलम्स लॉ लगा दीजिए, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर देखिए, ये आर है। ठीक है, और ये हमारा एम जी है। ठीक, तो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर ओवर एम जी। ठीक है जी, तो जैसे आपने ये लगाया के स्क्वायर लगाया, आर ओवर एम जी लगाया, इसके बाद क्या निकल के आएगा, जो टेन थीटा है वो भी लगा दीजिए। ये आपका एंगल थीटा है, ये वाला थीटा है, तो इस पर टेन थीटा लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, टेन थीटा लगाओगे तो ये अगर टोटल आर है बच्चों, ये r/2 हो जाएगा। तो टेन थीटा हो जाएगा आपका r/2 ओवर वाई इक्वल टू, ये पूरा आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर आर ओवर एम जी, और ये फोर्स है तो आर का स्क्वायर होगा। इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें, आप, हमें तो डिपेंडेंसी देखनी है ना, तो आर क्यूब जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये आर क्यूब इधर आ जाएगा, बचेगा वाई उधर जाएगा, तो आर क्यूब वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो दो कंडीशन के लिए लगाएं। मान लीजिए यहाँ पर जो आर है आपका वो कितना हो जाएगा पूछा गया है, इसको मैं R1 कर लेता हूँ। तो R1/R जो हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा भैया, R/1R हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 1/3। तो आपका जो आंसर होगा वो आर इधर जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन के आएगा, आर ओवर ये। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस इसी से रिलेटेड था, थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें हमने घुमा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा है। ठीक है, 2010 का एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो पॉजिटिव आयंस हैं जिसके पास हमारा कैरिंग ऑफ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। कह रहे हैं कि इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन्स बिटवीन द आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे फ्रॉम ईच आयन विल बी। तो इसमें ना इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिसिंग है, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट डाल दिया। इसका मतलब ये हो गया क्यू इक्वल टू, जो एन ई आपने फॉर्मूला पढ़ा, आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जो हमारा कोई भी चार्ज है उसकी फंडामेंटल जो वैल्यू है वो क्यू इक्वल टू एन ई के फॉर्म में ही एक्सप्रेस की जा सकती है, तो वो चार्ज पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर हमारा दो आयंस हैं, दो पॉजिटिव आयंस है जिसका चार्ज क्यू क्यू है, तो उनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों क्यू क्यू हैं तो क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है तो d स्क्वायर। आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ आयंस मिसिंग हैं, तो जो q है हमारा, q इक्वल टू हम क्या लगा देंगे,
1/4πε0, मैंने क्यू इक्वल टू रख दिया एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी आपको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ मिसिंग हो रहे हैं, तो आपको क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज यूज़ करना पड़ेगा, जिसको पहली बार मिलिकन ने कंफर्म किया। ठीक है, तो यहाँ से आप एन निकाल सकते हैं इजीली। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। 4πε0 सब उधर भेजिए, डी स्क्वायर भी उधर भेजिए और नीचे भेज दीजिए अपॉन में एन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4πε0 एफ डी स्क्वायर। अच्छा एन नहीं, एन तो निकालना है ई स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर, इन्होंने क्यू स्क्वायर दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन ये सी वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा छठा है वो 2006 से आया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, किसी न्यूक्लियस है जो हाइड्रोजन एटम के आसपास एक मूव कर रहा है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि कूलम्बिक फोर्स कितना होगा। तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर दो चार्ज होने चाहिए कूलम्बिक फोर्स में। आपको पता होगा ये जेड ई होता है न्यूक्लियस का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है अपनी ऑर्बिट में वो हमारा कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आपसे ये लिखा है कि जो हमारा ये जेड है ये 1 होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है। तो कूलम्ब फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के ई इंटू माइनस ई ओवर, इनके बीच की डिस्टेंस अगर आर एज्यूम करते हैं तो आर स्क्वायर, और एक पोजीशन वेक्टर भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा के माइनस में ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, आर ये समझ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइनस के। अब देखो इसको अगर आप पोजीशन वेक्टर के बारे में आप थोड़ा जानते हैं तो आर कैप होता है आर वेक्टर ओवर आर का मोड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं के ई स्क्वायर आर वेक्टर ओवर मॉड आर का क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी वाला। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 2000 तक मैंने कवर करने की कोशिश करी है, तो मेनली जो फंडा है कूलम्ब्स लॉ का आपको पता लगा दिया। अब बचा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू करने से पहले आप ये देखिए, ये पहला चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो डायपोल है बच्चों, डायपोल हमारा इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारा किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। जनरली हम इसको 2a कर देते हैं अपनी सुविधा अनुसार कैलकुलेशन करने के लिए कि ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ठीक, तो डायपोल को होता क्या है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा 0 लगेगा अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में रख दोगे। तो यूनिफॉर्म फील्ड में किसी भी डायपोल को अगर हम रखते हैं तो वहाँ पर फोर्स 0 लगता है। और फोर्स 0 क्यों लगेगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट पेयर बन जाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे आप बच्चों, तो उस डायपोल में इक्वल अपोजिट पेयर ना बन के फोर्स 0 नहीं होगा। बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क हो जाता है पी ई साइन थीटा, और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो टॉर्क जो है यहाँ पर भी पी, लेकिन ई का ई आर का फंक्शन होगा, क्योंकि ई हमारा यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है या फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो डायपोल मोशन करेगा वो सिर्फ करेगा ट्रांसलेशन मोशन, और इस केस में जो डायपोल मोशन करेगा वो ट्रांसलेशन करेगा प्लस रोटेशन करेगा। ठीक है, अब देखो हमें जब डायपोल की कंडीशन है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी डायपोल का, तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को पी से दिखाते हैं, और पी क्या है, 2a/q। ठीक है, तो एक्सियल कंडीशन, अगर किसी भी डायपोल के ऐसे एक्सिस पे आप निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन में जो डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो है 2kp/r³, और वही इक्वेटोरियल में जो होगा वो होगा kp/r³। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, पोटेंशियल वाले चैप्टर में जाएंगे, फिर हम टॉर्क और एनर्जी भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था जो आपका 2023 इसी साल पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक डायपोल है जिसको आपने 30 डिग्री रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इंटेंसिटी दे रखी है। आगे कह रहे हैं इट एक्सपीरियंस और टॉर्क इतना। तो पहले ना बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप डेटा लिख लीजिए। आपको एंगल दिया है, एंगल थीटा दिया है आपको 30 डिग्री। ठीक है,
एंगल दिया है 30 डिग्री, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो दिया है वो दिया है 2 × 10⁵। आगे कह रहे हैं एक्सपीरियंस और टॉर्क इक्वल टू 4 Nm, तो टॉर्क है 4 Nm। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल इफ़ डाइपोल लेंथ, जो डाइपोल की लेंथ हम 2a लिख रहे थे ना, वो हमको दी है 2 सेंटीमीटर। 2a तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार लिखा है ना बच्चों। तो आप ये देखिए कि माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसके बीच की लेंथ 2a है। ये 2a हमने 1 दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो आपसे निकालना क्या है, चार्ज। तो टॉर्क इक्वल टू आपको पता है P×E होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे चार्ज निकालना है। अभी अभी मैंने आपको बताया 2AQ जो होता है ये हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। तो टॉर्क की वैल्यू रख दीजिए भैया, टॉर्क हो जाएगा 4, P की वैल्यू रख दीजिए 2A की वैल्यू दी है आपको 2, Q की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। PE ये हमने अभी भी डिस्कस किया था, तो PE साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 30। अब बताइए कोई क्वेश्चन है, देखिए आप खुद ही देखिए, ये 2 हो जाएगा, और साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी हाफ, ठीक है। तो जैसे ही आपने वो वैल्यू हाफ रखी तो आगे सॉल्व कर लीजिए। सब किस में दिए हैं ये भी देख लीजिए, मीटर सेंटीमीटर में दिए हैं, तो आप ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻², ठीक है। अब इस 2 से कटेगा 2 बार, और इस 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया था ना, ई नहीं रखा है अभी मैंने, इंटू ई कर लेते हैं। ई दिया है आपको 2 × समथिंग, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जैसे कि 4 है, इसको अभी हटाइए दो फिलहाल, ठीक है। ये 4 है ना, तो इसको आप ऐसे कर लो, 4 = 2, ये हो गया आपका 2a की वैल्यू इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है 2 × 10⁵, क्योंकि न्यूटन में मीटर में टॉर्क दिया है, और साइन 30 आपका हो गया हाफ, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये 2 से ये 2 2 4 कट गया, ये 2 इधर जाएगा तो आ जाएगा 2, और 10 में से 5 गया, ये इधर अपॉन में गया तो 10⁻³ कूलम क्यू आ गया। और यहाँ पर ऑप्शन देखें अगर तो पहला है, क्योंकि इसको आप 2mc भी लिख सकते हो, माइक्रो कूलम। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2023 में आया था, पता नहीं इतनी लॉटरी क्यों आ गई 2023 में, और कह रहे हैं इसमें पोटेंशियल निकालो, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल भी साथ साथ में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इज, ठीक है। इस पॉइंट P पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? तो जब आप पोटेंशियल निकालेंगे इस Q से निकालेंगे तो आप देखेंगे बच्चों, माइनस क्यू पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से माइनस क्यू होगा, मान लो पोटेंशियल, इसकी वजह से प्लस क्यू होगा, तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो V - Q प्लस V प्लस Q हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, माइनस की वैल्यू रखनी है, प्लस की रखनी है, ख़त्म कहानी। तो K, और किसी भी डायपोल में एक्सियल कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R²। तो जैसे आप यहाँ पर रखेंगे K और Q की वैल्यू आप रख दीजिए माइनस विद साइन रखते हैं पोटेंशियल में, ओवर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 ये है, 3 ये है, तो 8, तो 8 सेंटीमीटर ही रख लो फिलहाल, ठीक है। प्लस, और बाकी जो दूसरा बचा प्लस क्यू की वजह से वो हो जाएगा के क्यू, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 5, ये है 3, तो 5 में से 3 घटाओ 2 सेंटीमीटर। बस क्या है इसमें, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो के क्यू आप निकालो सबसे पहले बाहर, 8 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर का भी आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² निकालो बाहर, तो -1/8 प्लस 1/2 लगा दीजिए, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3/8 KQ इंटू 10⁻²। और आपसे कहा है कि इन 10⁻², तो इससे पहले की वैल्यू जो है हमारा वो आंसर है, और ये है हमारा बी वाला। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रही होगी। वैसे मैं इसको पोटेंशियल में डिस्कस करूँगा डायपोल का, जब पोटेंशियल हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेट कर दिया था तो मैंने बता दिया।
अगला क्वेश्चन है नीट 2022 में आया है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं इतने इतने एट डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अभी भी मैंने बात करी थी बच्चों, अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें तो एक्सियल कंडीशन में आपका ये जो डिस्टेंस है डायपोल की ओ से, ये आर जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी पे, उसका क्या होता है, क्यूब होता है। तो जो डायपोल में ये होगा ये आर क्यूब के, चाहे एक्सियल है इक्वेटोरियल है, आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और पोटेंशियल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर पोटेंशियल देखें आप तो पोटेंशियल हो जाता है, कल हम फिर इसको देखेंगे आगे अगले दिन। ठीक है, और यहाँ पर जीरो हो जाता है। ये एक्सियल कंडीशन है और ये हमारी इक्वेटोरियल कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन में तो शायद ही कुछ करना था, डाइपोल दिया था क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये लेंथ दी है एल। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 2a होगा, समझ रहे हैं ना। ये हमारा डाइपोल की लेंथ है, फाइनाइट होनी चाहिए, हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2a ली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है बच्चों, हो सकता है हम पर्दे के इधर उधर हैं, तो आप कमेंट करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन डायपोल से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा गया है जैसे कि आपको दिखाया गया है। तो कह रहे हैं कि बताओ डायपोल किधर को जाएगा, लेफ्ट जाएगा, डायपोल राइट जाएगा, या आपसे ये भी पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी देखो ये फिर कल का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो डिक्रीज होती है, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो ये कट जाएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कट जाएगा। अब आप देखिए ये दो पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है जहाँ पर ये रखे हैं। ठीक, ए पॉइंट पे जो फोर्स होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, क्यू ई वन कर लो इसको, और वही जो बी पॉइंट पे फोर्स होगा वो हो जाएगा क्यू ई टू। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वन पे ज़्यादा होगा टू से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ई वन पर ज़्यादा होगा ई टू से। तो इसका मतलब है फोर्स भी आपका वन पे ज़्यादा होगा टू पे, या आप कह सकते हैं फोर्स ए पे ज़्यादा होगा टू पे बी से। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो टुवर्ड राइट है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट p है, कह रहा है अलाइन पैरेलल टू और यूनिफॉर्म फील्ड E। तो आगे पूछ रहे हैं कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये फिर हमारा पोटेंशियल का है, लेकिन है तो डायपोल का ही। तो आपसे पूछा गया है कि जो एनर्जी रोटेट करेंगे वो कितनी होगी। ठीक है, तो जो डायपोल की एनर्जी रोटेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है, या आप बोल सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और कितने एंगल से कर दिया, 90, तो कॉस अगर आप 90 रख देंगे तो कॉस 90 तो जीरो होता है, और नहीं कॉस 90 सॉरी सॉरी गलती हो रही है, कॉस 90 से कॉस ऐसा फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि यहाँ पर ना ये अलाइनमेंट हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस पी कॉस थीटा, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा माइनस पी कॉस थीटा वन। ठीक है, तो पहला 90 है, इनिशियली वो का क्या है, पैरेलल है, तो थीटा टू रख दो 90 और थीटा वन रख दो जीरो, तो 90 वाला टर्म तो हमारा जीरो हो गया, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो बचा ये, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो प्लस मतलब पी ई कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो होता है वन, तो आंसर आ जाएगा पी ऑफ पी इंटू ई, पी इंटू ई, पी इंटू ई। ठीक है, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है, वैसे मैं कल जब पोटेंशियल का आपको समझाऊंगा तो ये चीज़ें बता दूंगा। अगला क्वेश्चन तो भाई पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया है, इस लेवल के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत बहुत आसान है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि एक डायपोल है तो बताओ क्या होगा। ठीक, तो आपको पता ही होगा टॉर्क जो होता है डायपोल का टॉर्क जो होता है वो होता है पी ई साइन थीटा, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि जो पहला ही ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3.1
चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट x0 ya z0 x0 y0 z0। और आगे कह रहे हैं आपसे कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए आपको 3 चार्ज तो दिए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए ये सिस्टम में सिर्फ 2 डायपोल हैं। ये इस तरह का है जैसे कि ये प्लस क्यू है, ठीक है, और ये प्लस क्यू है और ये इधर माइनस क्यू है। तो यहाँ पर जो डायपोल बनेंगे एक तो ये बनेगा, एक वाला ये बनेगा, क्योंकि डायपोल में इक्वल अपोजिट चार्ज हैं तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब आपको डायपोल निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में एंगल 90, क्योंकि ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। जब इसका डायग्राम देखोगे तो इनके बीच में एंगल 90, तो इसका प्लस इसका का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू पी वन का स्क्वायर क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर, और cos 90 तो आपका 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो p आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको तो √2QA हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 एंगल से, क्योंकि टोटल एंगल 90 है तो ये 45 से अलाइन होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्वेश्चन आया है देखिए, तो अलग अलग टॉपिक वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन ताकि आपका थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़े। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं आपसे कि 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। उनको वायर से कनेक्ट किया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो हमारा रेशियो है वो कितना होगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसी को भी ये पता होगा कि जैसे हम इसको, ये पहली एक हमारी बॉडी है जिसकी रेडियस r1 है, ठीक है, और ये एक दूसरी बॉडी है जिसका रेडियस r2 है। तो जब आप इनको कनेक्ट करेंगे आप किसी वायर से, तो मान लो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसमें सिग्मा 2 है, इसमें चार्ज कुछ Q1 है, इसमें Q2 है। तो देखो इन दोनों में चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। तो दोनों का अगर पोटेंशियल बराबर होगा तो इसका मतलब है ये लग जाएगा Q1/R1 इक्वल टू KQ2/R2। तो ध्यान से इसको आप देखेंगे, जो हमारा Q है बच्चों, सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A, तो Q हो जाएगा सिग्मा टाइम A। ये हमारा चार्ज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे, K से तो K कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब R1 स्क्वायर ओवर R1 इक्वल टू सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर ओवर R2। तो सॉल्व कर दीजिए तो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा R2/R1। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है भैया 10, और उसका जो चार्ज है वो है 3.2 10⁻⁻7। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो इजीली कर सकते हैं इसको, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इसको करने से पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जैसे कोई ये हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो सेंटर से किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे अगर इसकी रेडियस r है तो अंदर सारा चार्ज ना सरफेस पे रिसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होगा आपका KQ/R²। तो आपको करना क्या है, वैल्यू ही तो पुट करनी है, 9 × 10⁹ इंटू, और Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.2 10⁻⁻7 अपॉन में 225 इंटू 10⁻⁻4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 1.28। आंसर बहुत क्लोज है इसमें, तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा। और इसका ए ऑप्शन, ए नहीं, इसका 5 वाला, 5 कहाँ पर है भाई, अच्छा ये 5 है भैया, इसको ना ये 5 करो इसको, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे बच्चों आपको ये एक
स्फेरिकल कंडक्टर दिया है और ये हॉलो कंडक्टर है, समझ रहे हैं। तो जब ये हॉलो कंडक्टर है तो होता क्या है कि इसमें जो भी चार्ज है वो आपका क्या कर लेता है, सारा का सारा रिसाइड कर देता है सरफेस पे, ठीक है जी। आगे देखेंगे आप, जैसे ये दो मैंने डायग्राम बनाए, तो इसमें सारा जो चार्ज है ना वो आपका यहाँ आ जाता है। तो जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो भैया फील्ड कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है, जीरो। और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है वो आ जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस जो है हमारी वो आर है। तो जैसे ही आप इसका ग्राफ खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इस सरफेस तक इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। और इसके बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेचर दिखाएगा। लेकिन ये हमारा कैसा है, जो हलो हमारा स्पेयर होगा। अगर हलो स्पेयर ना होके, नॉन कंडक्टिंग ना होके सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ऐसे वेरी करेगा, और बाहर जो सरफेस वाला है वो ऐसे वेरी करेगा। तो इनसाइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है उस केस में के क्यू आर ओवर आर क्यूब हो जाएगा, और बाहर जो होगा वो हो जाएगा वही जो पहले वाले केस में है, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है। तो ये बात आप ध्यान रखना। पोटेंशियल हम बाद में डिस्कस करेंगे इसका। अगला क्वेश्चन, टू मेटालिक स्पेयर, वन ऑफ रेडियस आर एंड अदर ऑफ टू आर। भैया एक की रेडियस तो कह रहे हैं आर है और दूसरे की रेडियस कितनी है, टू आर है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेट। अगेन वही बात हो रही है कि ये एक पहला था, ये एक दूसरा था, आपने इसको कॉन्टैक्ट में रखा। कॉन्टैक्ट से रखने से पहले जो Q1 होगा, क्योंकि आपको पता है Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टाइम A, तो पहले गोले के लिए सिग्मा टाइम्स 4 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो R1 की वैल्यू R दी है तो मैं इसको R ही लिखूँगा। और दूसरे केस में जो Q2 हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले सिग्मा, और 4 पाई तो 4 पाई रहेगा, R की जगह 2R का स्क्वायर हो जाएगा 16R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 16 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का हो गया। जैसे ही आप इनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो मान लीजिए इसमें चार्ज Q1 डैश है और इसमें चार्ज Q2 डैश है, तो Q1 डैश ओवर Q2 डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अगेन फॉर्मूला लगा दीजिए, R ओवर 2R, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब हो गया कि Q1 डैश जो हो गया हमारा 2 टाइम्स जब होगा तो Q2 डैश के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो दोनों के चार्ज का जो सम है, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो Q1 प्लस Q2 डैश की जो वैल्यू है वो इनिशियल चार्ज कितना है, 16 और 4 20 सिग्मा पाई स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो आप यहाँ से Q2 की वैल्यू रख दो तो क्या निकल के आ जाएगा, Q1 भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगली स्लाइड ले लेते हैं ज़रा, ठीक। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, Q1 डैश की 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और वहाँ पर जब आप 20 रखेंगे तो आपका Q2 आ जाएगा 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो ये 5/6 सिग्मा है, और ये 5 नहीं, ये 3 आएगा, ये 3 सिग्मा हो जाएगा, ये 5/6 सिग्मा। कैसे आया देखिए, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले का चार्ज है। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन किया हमने तो उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होके हमारा ये बन जाएगी, वो कट जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन आया, टोटल चार्ज जितना होगा, चार्ज तो कंजर्व रहता है, उतना ही आफ्टर भी होगा, तो हमने ये लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Q2 की वैल्यू रख दो तो ये क्या आ जाएगा, 3Q1 डैश इक्वल टू दिस। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 अपॉन में चले गया। इस Q1 डैश को अगर आप यहाँ रख देंगे तो Q2 निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए ये जो सिग्मा है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, इसके साथ अगर आप 4 भी लिख देंगे तो Q1 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको सिग्मा 1 बना दिया, इसको सिग्मा 2। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप एक बार घर में खुद से ट्राई करेंगे, पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए जी आगे चलते हैं। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लाइन चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा, ठीक है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2R इन फ्री स्पेस। समझ रहे हैं, एक ये है मान लो प्लस 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 यहाँ पर रख दी,
एक यहाँ पर है माइनस 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 माइनस, आपने इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r ली है, तो इसको ऐसे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, देखो इस प्लस पॉइंट से अगर आप मिड पॉइंट पे निकालेंगे, 2r डिस्टेंस है तो मान लो ये r है, ये r है, तो पहले वाले की वजह से 1 मान लो, दूसरा 2 मान लो, तो जो E1 है, E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 आ जाएगा लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में आई कैप, और E2 की, क्योंकि जो प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर को होगी, लेकिन माइनस वाले की भी क्या होगी, बाहर को। अब इसके अंदर क्यों और होगी ना, लेकिन हमें क्या लगेगी, सेम डायरेक्शन में बाहर को लगेगी। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा आपका आई कैप। क्लियर है यहाँ तक? दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेमडा ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी भी बताया था, देखो एक हलो मेटल आपके पास स्पेयर है जिसकी रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी अभी मैंने इसको डिस्कस किया था और सेम क्वेश्चन आ गए हैं, तो अभी तो मैं कहता हूँ बार बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। ये है हलो का पूछा है, तो ये सेम चीज़ें आपको वहाँ डील करनी है। क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 0 होगा जब आर इंक्रीज करेगा, या आर लेस देन ये होगा, और डिक्रीज करेगा जब आर कैपिटल आर से बड़ा होगा। तो बी वाला ऑप्शन ठीक है, मतलब ये है ना। तो यहाँ पर आर से छोटा होगा रेडियस से, क्योंकि ये रेडियस है हमारी, और यहाँ पर आर जो है रेडियस से बड़ा होगा, और बाउंड्री पे आर होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है आपको, यहाँ पे 0 होता है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में ये आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज नाउ रिवर्स। अब रिवर्स कर दी, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, द प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू सेम वर्टिकल डिस्टेंस, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेयर पहले केस। तो सबसे पहले तो आपको फोर्स पता होना चाहिए कि भैया फोर्स कितना लगता है किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, वो होता है F = K। तो यहाँ से एक्सलेशन निकल जाता है कि QE/m हो गया। तो जब फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल के केस में आपको पता होगा H = होता है हाफ AT², ठीक है। तो H = आपका आ जाएगा QET²/2m। तो आपको क्या निकालना है, आपसे पूछा क्या है, टाइम। तो टाइम क्या, अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करें तो टाइम हो जाएगा √2mh/QE, होना चाहिए या नहीं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि टाइम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि E सेम है, Q सेम है, 2 सेम है, हाइट भी सेम है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो Q तो सेम है इलेक्ट्रॉन के लिए, सब कुछ सेम है, तो आप यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, स्मॉलर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या टाइम लेगा, कम लेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्मॉलर, क्योंकि पहले के केस में इलेक्ट्रॉन था, दूसरे के केस में आपने प्रोटॉन किया था, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, और टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस है। आगे कह रहे हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, और यूनिफॉर्म फील्ड है, ड्यू टू फोर्स QE इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 0 to 6। तो इसकी जो वेलोसिटी बाबू हैं वो 0 से 6 एक सेकेंड में इंक्रीज हो रहे हैं। आफ्टर देन आपसे कह रहे हैं एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स, तो फिर फील्ड को रिवर्स कर दिया। तो इसको आप जब करोगे ना, पहले केस में आप एक्सलेशन निकालो, कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब 6 - 0 बाई टाइम कितना, 1 सेकेंड, तो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया पहले पहले 1 सेकेंड में, ठीक है। तो पहले 1 सेकेंड में जब जाएगा, अब आप देखिए T0 से लेके T1 तक निकालिए, ठीक है। T0 से T1 तक निकालेंगे, जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आपकी अगेन वही रेस्ट से शुरू करा है, हाफ AT², तो 6 × 1 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 3 मीटर। अब आप निकालिए T2 से लेके 3 तक, तो 1 से 2 निकालिए, पहले 1 से 2 तो भूल ही गए, 1 से निकालो 2 तक, तो अगेन वही लगाइए हाफ AT², तो S2 हाफ आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 6
6 हो गया, 6 यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए हो गया 6, टी हो गया अगेन 1। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा -3। ठीक है, S1 आ गया, S2 आ गया। इसमें कहा है कि एट दैट इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ ए रिवर्स द कार कंटिन्यू मूव फर्स्ट मूव फॉर 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टी 2 से लेके 3 में देखिए, तो 2 से लेके 3 में आप देखेंगे जो S3 हो जाएगा 0 माइनस कितना आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए टी कितना हो जाएगा 6 इंटू अगेन 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, अच्छा ये तो +3 होंगे, ये वाला आएगा -3। तो इस कंडीशन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -3 से +3 कट गए तो 3 हो जाएगा, तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगी 3/3, 3/3 मतलब 1। तो 1 किस किस में है भैया, 1 इसमें है, इसमें है, इसमें तो 1.5 है, तो बी और सी में से एक हो सकते हैं। अब दूसरा क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। हमने क्या निकाला, एवरेज क्या वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड में फिर क्या होगा, डिस्टेंस होंगे, इनको आपको ऐड करना पड़ेगा, 3 6 9, और 9 को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3, तो बी ऑप्शन करेक्ट। मतलब इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है, इन्होंने काइनेमेटिक्स डाल दी इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ठीक है, आगे कह रहे हैं आपसे -E से डिफर किया तो अदर E प्लस डेल्टा ई है, तो नेट फोर्स इतना। अब देखो, अब ये क्वेश्चन इन्होंने ना घुमा रखा है। मैंने आपसे अभी भी कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स है उसी कंसेप्ट से होगा। सिंपल सी बात है, जो नेट चार्ज है इसको थोड़ा वैसे ही घुमाना है हमें भी। नेट चार्ज जो हो जाएगा हाइड्रोजन एटम पे वो कितना हो जाएगा, -E प्लस E प्लस डेल्टा ई, तो कितना निकल के आएगा, डेल्टा ई निकल के आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो नेट फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ग्रेविटेशनल के बराबर है भैया, तो लगा दीजिए ना, क्या लगाएंगे, 1/4πε0, और यहाँ पर आपका डेल्टा ई का स्क्वायर हो जाएगा, 2 चार्ज हो गए, और डिस्टेंस डी स्क्वायर इक्वल टू GM²/D²। सॉल्व कर दीजिए तो आपको डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा ई हो जाएगा m√G/K। भाई जी की वैल्यू आपको पता है, के आपको पता है, एम की आपको दी है। सॉल्व करिए, लगभग इसका आंसर मेरे को जहाँ तक लग रहा है बी बन के आएगा अगर आप देखते हैं। ठीक है, एम दिया है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻27, रूट में आपको जी की वैल्यू तो पता ही है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा। आगे चलते हैं, 2016 का क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय मासलेस। देखो ये क्वेश्चन वही है जो अभी हमने उससे किया था, किससे, एफबीडी से किया था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो बताना, मैं इसको फिर अलग से करवा दूंगा। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपको बताता हूँ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻½ बिल्कुल वही एफबीडी जैसी लगेगी। इसमें सिंपल पेंडुलम में आपको tan थीटा करके समथिंग निकालना पड़ेगा, फिर tan थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वेट करके आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और 15 में आया है कि अगर E आपका ए है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू A टाइम्स छोटा a है, तो आपसे पूछा है, ये फ्लक्स का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। अच्छा, चार्ज कंटेन, हमें चार्ज कंटेन निकालना है। ठीक है, तो ये फ्लक्स का आ गया बच्चों। देखो फाई जो नेट होता है ना, फ्लक्स, गॉस लॉ ने कहा था कि जितना भी चार्ज बाउंड होगा, जिस उस सरफेस से जितना भी चार्ज बाउंड होगा उसका एप्सिलॉन नॉट कर दो, निकल जाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ई, ये जो फ्लक्स है ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E.ds इक्वल टू Q/ε0। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा E, और जो ds है ना, जो एरिया है, अब यहाँ पर क्या दिया है, रेडियली आउटवर्ड E इतना, चार्ज कंटेन स्पेयर, तो स्पेयर का एरिया क्या हो जाएगा 4πa², रेडियस आ जाएगी। ठीक, इक्वल टू Q/ε0, तो Q इक्वल टू आ जाएगा E∈0 4πa²।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ई की वैल्यू दी है आपको ए, तो रख देंगे तो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट 4 पाई ए की पावर 3। तो भैया बी ऑप्शन करेक्ट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर छोटा ए की पावर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये 2 बार हो गया है, तो इसको अभी अभी मैंने आपको करवा दिया था, सेम क्वेश्चन था, 2 बार आ गया था ये, तो 2 बार ये टाइप हो गया है, ठीक है। चलो 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मेटालिक स्पेयर हैं, ठीक है, और ये जो मेटालिक स्पेयर हैं, एक की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है, और इनको जो चार्ज दिया है -1 इंटू 10 की पावर 2 दिया है, और दूसरे को 5 इंटू 10 की पावर 2 दिया है। इफ़ दीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग, तो फाइनल चार्ज ऑन बिगर सरफेस। तो ये अभी नहीं करेंगे इसको, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है, पोटेंशियल में कर लेंगे इसको, ठीक है। आगे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर of a charge conducting spherical cell of radius r is a. The electric field at distance r/2 from the center, ठीक है, from the center of the sphere. तो इसमें आप देखेंगे ये जो हमें दिया है क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, इसमें लिखा है कंडक्टिंग, ध्यान से देखिए, बस बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, कंडक्टिंग लिखा है। तो r/2 क्या, r से कम कहीं पर भी पूछेगा तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज इतना, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन बोल्ट टू इलेक्ट्रॉन इन मेटल विल बी इन यूनिट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी श्योरली आपकी एनर्जी होगी जो आप दोगे, वो आपकी क्या होगी, टोटली काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी दी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है ई वी, तो ये हो जाएगा ई वी नॉट कर लीजिए इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई से ई कट जाएगा, तो जो वोल्टेज, कितना वोल्टेज दोगे, 2 वोल्ट दोगे, ठीक है। ये वी जो यूनिट है, ठीक है, ये वी से वी मत काट देना, ये वी हमारा पोटेंशियल है एक्सेलरेटिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी भी ऐसे एक्सेलरेटिंग में देखोगे तो v/d, तो आप v/d लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 दिया है और d दिया है 4 इंटू 10 की पावर -8, तो 1/2 10 की पावर +8, तो 0.5 इंटू 10 की पावर 8, या आप कह सकते हो 5 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। राउंड ऑफ करना और अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए बच्चों, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन है आपका कि एक थिन कंडक्टिंग आपकी रिंग है, मान लीजिए कोई एक थिन कंडक्टिंग आपकी रिंग है, और वो रिंग ऐसी है मान लो, ठीक है। अब इसमें आपसे कहा गया है, ये आपकी रिंग है एक, इसमें कुछ वायर बने हैं, या ये बोल सकते हो आप कि लाइन दे रखी है उन्होंने। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ सेंटर ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज ऑफ पार्ट, इसको कुछ नंबरिंग है, जैसे कि ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका डी है, और ये आपका सी है। तो आपसे करें कि इस पार्ट का, ए के बी पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन ए सी डी बी पार्ट क्या होगा, ए सी डी बी पार्ट इतने का क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ब्रेक करें बाय सिमेट्री, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे होगा ड्यू टू पोर्शन ऑफ ए सी, ये वाला जो पार्ट है ए सी और बी डी, ये आपका इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, क्योंकि ये जब ब्रेक होंगे ना तो ये इक्वल इसका रिजल्टेंट इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। अब सिमिलरली आप अगर सी डी की वजह से देखें, इस सी डी की वजह से देखें, ये रहा आपका सी डी, इसकी वजह से देखें तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है सी डी और ए के बी, इन दोनों का इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तो ये भी, तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इस पार्ट के वजह से ए सी डी बी, वो क्या हो जाएगा, अलोंग ओके हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अलोंग ओके। ये तो बस सिमेट्री से डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज अभी इतना ही कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही मेरी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्वेश्चन तो टाइप हैं आपके, ठीक है, सारे क्वेश्चन टाइप हैं, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए आपकी वीडियो थोड़ी डिले हो रही है।
लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ कल आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पोस्टमार्टम करके दे दूँगा, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कल एक साथ ख़त्म कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा होगा तो एक कमेंट ज़रूर करें, मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और आशा करता हूँ आपने सीखा होगा और पढ़ाई करी होगी, नोट्स बनाए होंगे। विशिंग ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी। थैंक यू।